जब किसी की हड्डी टूटती ना तो एक्सरे में एक सफेद दरार साफ दिख जाती है। मतलब इलाज बिल्कुल साफ होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि तब क्या हो जब मेडिकल साइंस किसी शरीर को तो धड़कता हुआ रखे, लेकिन वो इंसान अंदर से जा चुका हो। उस समय कोई एक्सरे काम नहीं आता। सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का जो मिशन है ना, वो चिकित्सा कानून और मानवीय गरिमा के इसी बेहद संवेदनशील चौराहे को समझना है। हमारे जो आज के स्रोत हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों और मेडिकल रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें एक ऐसी दुविधा पर बात करनी होगी जहाँ विज्ञान की क्षमता और इंसानियत आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। और इसी धुंधलेपन को समझने के लिए हमें 2013 में जो हरीश राणा के परिवार के साथ हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। वो 20 साल का इंजीनियरिंग छात्र ना? हाँ वही। वो होनहार छात्र चौथी मंजिल से गिर गया था। उसे इतना गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ कि पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स में बेहतरीन इलाज के बावजूद वो अगले 13 साल तक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट या जिसे पीवीएस कहते हैं उसमें रहा। 13 साल परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट? मतलब ये असल में शरीर के अंदर दिखता कैसा है? क्या मरीज सिर्फ सो रहा होता है? नहीं नहीं, ये कोमा से काफी अलग है। पीवीएस का मतलब है कि इंसान की आंखें तो खुलती हैं, शरीर सांस भी लेता है, क्योंकि दिमाग का जो निचला हिस्सा है ना, ब्रेन स्टेम, वो काम कर रहा होता है। अच्छा, मतलब शरीर के बेसिक फंक्शंस चल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन सोचने, समझने या महसूस करने वाला जो ऊपरी हिस्सा है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। यानी जो चेतना है या कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं वो पूरी तरह शून्य होती है। बाप रे, ये तो बहुत ही खौफनाक है। स्रोतों के मुताबिक उसे सिर्फ एक पीईजी ट्यूब यानी कृत्रिम भोजन की नली के सहारे जिंदा रखा गया था। बिल्कुल। और 13 साल की इस अंतहीन शारीरिक कष्ट के बाद उनके माता पिता ने वो फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति मांगी थी। और यहीं पर वो पेचीदा सवाल उठता है ना। मैं सोच रही थी कि अगर कोई वेंटिलेटर पर है तो हम मानते हैं कि वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। हाँ, वो तो एक लाइफ सपोर्ट है। लेकिन खाना पानी देना तो एक बेसिक केयर है ना। तो क्या इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरू में उस कृत्रिम भोजन की नली को हटाने से मना कर दिया था? बहुत ही सटीक सवाल है। कानून की नज़र में इलाज और देखभाल के बीच की जो लाइन थी ना, वो बहुत ही बारीक थी। और यहीं पर 2026 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, हरीश राणा बनाम भारत संघ, वो इस तस्वीर को पूरी तरह साफ करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या अलग कहा? कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो हमें जीवन का अधिकार देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी और पैसिव यूथनेशिया? हाँ, देखिए, सक्रिय या एक्टिव इच्छा मृत्यु का मतलब है शरीर में कोई घातक इंजेक्शन देना, यानी मौत का कारण खुद पैदा करना, जो कि भारत में पूरी तरह अवैध है। हाँ, वो तो मर्डर जैसा हो गया ना कानूनी तौर पर। बिल्कुल। लेकिन कानूनी पैसिव यूथनेशिया का मतलब है शरीर के बीच से उस कृत्रिम दीवार को हटा लेना जो मौत को रोक रही है और बीमारी को प्राकृतिक रूप से अपना काम करने देना। अच्छा, तो मतलब जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लेना। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो कृत्रिम भोजन की नली सिर्फ खाना पानी नहीं है, बल्कि वो कानूनी तौर पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। मतलब जब वो इलाज पूरी तरह बेअसर हो जाए तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये फैसला करेगा कौन? यही सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि अगर मरीज खुद नहीं बोल सकता तो क्या परिवार के हाथ में पूरी ताकत दे दी जाती है कि वो जब चाहे मशीनें हटवा दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर कोर्ट ने एक साफ लक्ष्मण रेखा खींची है। कोर्ट ने दो बहुत ही तार्किक फ्रेमवर्क्स दिए हैं इसमें। पहला है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट। मतलब एक तरफ इलाज से होने वाला फायदा और दूसरी तरफ मरीज का शारीरिक कष्ट। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर पड़ला कष्ट की तरफ भारी है और इलाज सिर्फ जैविक रूप से शरीर को जिंदा रख रहा है, लेकिन ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इलाज मरीज के हित में नहीं है। समझ गए। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड जजमेंट स्टैंडर्ड। आसान शब्दों में कहें तो फैसला लेने वालों को खुद को मरीज की जगह रखकर सोचना होगा। अच्छा, मतलब सवाल ये नहीं है कि परिवार क्या चाहता है। हाँ, सवाल ये है कि अगर आज वो मरीज बोल पाता तो वो खुद क्या चुनता। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मुझे लगता है इस फैसले का एक बहुत बड़ा व्यावहारिक पहलू भी है आम लोगों के लिए। हाँ, वो तो है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसान पूरी तरह स्वस्थ हो ना,
तभी अपना लिविंग विल यानी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव तैयार कर ले। बिल्कुल, ताकि भविष्य में परिवार को इन कानूनी उलझनों और मानसिक यातनाओं से न गुजरना पड़े। सही बात है। और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी तो कुछ बदलाव आए हैं ना? हाँ, मेडिकल व कानूनी पेशेवरों के लिए भी अब फास्ट ट्रैक दिशा निर्देश आ गए हैं। अब जिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए अनिवार्य है कि वे 48 घंटे के भीतर एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाएं। ओह, मतलब अब इसमें हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे डॉक्टरों को आपराधिक मुकदमों का डर भी नहीं रहेगा। और एक सबसे अहम बात जो कोर्ट ने कही कि जीवन रक्षक प्रणाली हटाना मरीज को बेसहारा छोड़ना नहीं है। तो फिर इसे क्या माना जाएगा? ये अनिवार्य रूप से एक करुणापूर्ण पैलिएटिव केयर की ओर बढ़ना है, ताकि अंत समय में मरीज को कोई दर्द ना हो। ये बहुत ही जरूरी कदम है। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद ना मेरे जहन में एक सवाल आता है। हाँ, बताइए। जैसे जैसे मेडिकल टेक्निक शरीरों को अनिश्चित काल तक जैविक रूप से जीवित रखने में सक्षम होती जा रही है, क्या भविष्य में कानून को जीवन की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ना? क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ धड़कते हुए दिल के बजाय पूरी तरह से चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर आधारित करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हम सबको गहरी सोच में डाल देता है।